बैक टू माय चैनल। आज हम थर्ड सेमेस्टर में से फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे और इस बार न्यू पीपीटीज आई है तो इसको डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज ड्रग्स अफेक्टिंग हेमाटोलॉजी सिस्टम। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, इतना मुश्किल नहीं है। खैर, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर थोड़े से बेसिक्स उनके वीक्स होते हैं तो उनके लिए मुश्किल होती है, लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आपने क्योंकि फार्माकोलॉजी अक्सर स्टूडेंट इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि ड्रग्स क्या चीज़ है, क्योंकि आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो ड्रग्स हर वो चीज़ होती हैं जो कि आपके बॉडी में कोई ना कोई चेंज लेके आती हैं। वो चेंज अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है। ठीक है, इसी तरह हेमाटोलॉजी सिस्टम हमारे ब्लड का सिस्टम होता है। तो ड्रग्स अफेक्टिंग हेमाटोलॉजी सिस्टम यानी कि वो दवाइयाँ, वो ड्रग्स जो आप बेसिकली ब्लड के लिए लेते हो। ठीक है, ब्लड का कोई मसला हो उसको ठीक करने के लिए हम जितने भी खून के लिए या खून के मसलों के लिए हम दवाइयाँ लेते हैं, वो हेमाटोलॉजी, ड्रग्स अफेक्टिंग हेमाटोलॉजी सिस्टम कहलाएगा। इस चैप्टर में आप बेसिकली वो सारी की सारी ड्रग्स, दवाइयाँ पढ़ेंगे जो कि ब्लड से रिलेटेड है या ब्लड में कहीं ना कहीं काम करते हैं। ठीक है, अब इसके सबसे पहले हम जो है वो ड्रग्स पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स क्या है। तो हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट एक्ट ऑन द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब ये वो दवाइयाँ हैं जो ब्लड के ऊपर और ऐसे ऑर्गन के ऊपर एक्शन करते हैं जो ब्लड से यानी ब्लड बना रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बोन मेरो है या स्प्लीन है या लिवर है, तो इन ऑर्गन्स का ताल्लुक ब्लड के साथ होता है। ठीक है, तो या तो ये डायरेक्टली ब्लड के ऊपर काम करेंगे या फिर इन ऑर्गन्स के ऊपर काम करेंगे। अब ये काम क्या करेंगे कि या तो ये ब्लड फॉर्मेशन करेंगे या ब्लड को जो है तोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे, या फिर दूसरे जो है वो ब्लड सेल्स बनाएंगे या उनके फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह दे प्ले अ वाइटल रोल इन मैनेजिंग एनीमिया, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स एंड अदर हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। बाज लोगों में बड़े सारे मसले होते हैं, जैसे एनीमिया आपने पढ़ा है, एनीमिया के मसले होते हैं, क्लॉटिंग के मसले होते हैं, बार बार ब्लड क्लॉट हो रहा होता है। ठीक है, या फिर दूसरे ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो उन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हम हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके आप डिफरेंट कैटेगरीज देखेंगे, जिसमें जैसे इसमें हेमाटेनिक्स आता है, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स, हीमोस्टैटिक एजेंट्स और हेमाटोपियोटिक ग्रोथ फैक्टर्स। ये सारी उसकी मतलब कैटेगरीज है जो एक एक हम डिस्कस करेंगे। पहले हेमाटेनिक है, तो हेमाटेनिक में आपके पास ये एग्जांपल आते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और एरिथ्रोपोइटिन। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाते हैं, मतलब आपके बॉडी में जो है रेड ब्लड सेल को स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये आपको हेमाटेनिक्स पता होने चाहिए। दूसरा एंटीकोगुलेंट, एंटी वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, कोगुलेंट का मतलब होता है क्लॉट। ठीक है, तो ये वो दवाइयां होती हैं जो क्लॉट को तोड़ती हैं या फिर आप कह सकते हो कि क्लॉट फॉर्मेशन को रोकती है, बॉडी में क्लॉट नहीं होने देती। ठीक है, जैसे हेपरीन, वारफरीन, एनोक्सोप्रीन और ये क्या लिखा हुआ है, डेबिगर्टान है, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ये जो है ये दवाइयां हैं, क्लासेस है जो कि बेसिकली क्या है, मतलब ऐसी दवाइयां हैं जो क्लॉट नहीं होने देती। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। अच्छा, अगर हम सी एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स की बात करें तो इसमें मतलब वो है जो आपके प्लेटलेट्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल करती हैं और अगर कहीं पे क्लॉट हुआ है तो उसको ये कम करती हैं। ठीक है, जैसे एस्पाइरिन है और क्लोपिडोग्रिल है और टेक्लोपेडीन है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट प्लेटलेट्स फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर, क्योंकि प्लेटलेट जब एक जगह पे स्टिक हो जाएंगे, एक जगह पे रुक जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो वहां पे क्लॉट होने का खतरा ज्यादा होता है। एंटी प्लेटलेट्स हम उसी जगह देते हैं जहाँ पे ऑलरेडी या तो क्लॉट हुआ हो या हम नहीं चाहते कि कहीं भी क्लॉट हो जाए, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्लॉट होने का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह तो उनमें हम ये देते हैं। इसी तरह होते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स या फिब्रिनोलाइटिक्स भी कहते हैं, जो क्लॉट को रोकते हैं, पहले से जो क्लॉट हुआ है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको खत्म करते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है और एल्टिप्लेज है, यूरोकाइनेज है, ये जो है कुछ बेसिकली ड्रग्स होती हैं
जो डिसॉल्व एग्जिस्टिंग क्लॉट्स, जो पहले से क्लॉट्स मौजूद होते हैं उनको खत्म करती हैं, ठीक है। इसी तरह हीमोस्टैटिक एजेंट्स है, हीमोस्टैटिक विटामिन के और डिस्मोप्रेसिन और एमिनो कार्बोइक एसिड, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ब्लड को क्लॉट करते हैं। कहीं किसी का ब्लड क्लॉट नहीं होता तो हम ये चीजें देते हैं, ये वाली दवाइयां देते हैं और उनके ब्लड को जो है वो क्लॉट करते हैं। जैसे कुछ लोगों का क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। एक बीमारी होती है उसको कहते हैं हेमोफीलिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लोगों को जब उनको ब्लीडिंग होती है ना तो उनका ब्लड रुकता नहीं है और बार बार जो है वो मतलब मुसलसल ब्लीडिंग होती रहती है। तो फिर हम उनको इस तरह की दवाइयां देते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली ब्लड को क्लॉट करते हैं, प्रोमोट क्लॉटिंग एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग, वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह हेमेटोपियोटिक ग्रोथ फैक्टर्स, हेमेटोपियोटिक ग्रोथ फैक्टर वो होते हैं जो ओवरऑल ब्लड को मतलब ब्लड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसमें आपके पास आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह ये सब आते हैं, ठीक है। तो इसमें एरिथ्रोपोइटिन और क्या है, फिलग्रेस्टिज्म और सारग्रोमेटिज्म और मतलब ये जो नाम है देख लीजिएगा। खैर, तो इसमें जो है क्या करते हैं, स्टिमुलेट द बोन मैरो टू प्रोड्यूस आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। मतलब ये बोन मैरो के ऊपर जाके एक्शन करते हैं और वहां से आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो कैटेगरी आपको बताई गई है दैट इज हेमेटोनिमिक्स या हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स क्या है, वही बात जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज मतलब हेमोग्लोबिन और आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो उनको हम कहते हैं हेमेटेनिक्स, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली उन जगहों पे यूज होता है जब किसी को एनीमिया हो। जैसे एनीमिया आपने पढ़ा है, एनीमिया वो मसला होता है जहाँ पे किसी को आरबीसी की कमी हो, रेड ब्लड सेल्स हेमोग्लोबिन की कमी हो, तो उनको हम हेमेटेनिक्स देते हैं, ठीक है। अब ये जो है मसला क्यों होता है, ये एनीमिया का मसला कि या तो आपके फूड में, आपके डाइट में आयरन की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, या विटामिन बी 12 होता है, एक विटामिन आते हैं फूड से स्पेशली जो गोश्त वगैरह होते हैं उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। तो उससे आता है जो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और ये ब्लड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो जब ये सारी चीजें हमारी डाइट में कम होती हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं होती, जब ये एब्जॉर्ब नहीं होती तो बॉडी में ब्लड की प्रोडक्शन में कमी आती है, हेमोग्लोबिन प्रॉपर बनता नहीं है, आरबीसीज में कमी आ जाती है, तो बंदे को क्या हो जाता है, एनीमिया। जब एनीमिया हो जाता है तो फिर एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम ये हेमेटेनिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो हेमेटेनिक्स क्या करती हैं ये वाली दवाइयाँ, ये हेमोग्लोबिन को बढ़ाती हैं और रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाती हैं। अब वो कैसे करती हैं आगे बात करते हैं। जैसे सबसे पहले इसका MOA जो लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले आयरन, आयरन हमें पता है कि ये हेमोग्लोबिन में होता है। हेमोग्लोबिन हमारे आरबीसी के अंदर एक कंपोनेंट होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन लेके जाने का काम करती है। अब इसमें चार जो है वो आयरन के मतलब चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसके साथ जोड़ते हैं और इसके अंदर आयरन होते हैं, तो वो ऑक्सीजन आयरन के साथ जोड़ती है और मतलब टिश्यूज तक पहुंचती है, ठीक है। तो बेसिकली आयरन जो है ये हेमोग्लोबिन का एक पार्ट है, जो कि हेमोग्लोबिन एक चीज होती है और एक मायोग्लोबिन होती है। हेमोग्लोबिन जो है हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन ट्रांसफर करवाता है और मायोग्लोबिन मसल्स को करवाता है, ठीक है। वही बात लिखी हुई, एनेबलिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन रेड ब्लड सेल। मतलब आपका जो खून है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो अगर आपके बॉडी तक ऑक्सीजन लेके जा रहा है या फिर वापस लेके आ रहा है, ठीक है, तो उस खून के अंदर एक चीज होती है हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी के ब्लड में हेमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन की कमी आ जाए, ठीक है, तो उसके बॉडी में या उसके ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेके जाने वाली चीजें कम है, ठीक है। इसीलिए उस बंदे को भी एनीमिया होगा। जब हेमोग्लोबिन की कमी होती है एनीमिया होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंटेशन जो जितने भी हम, जैसे हमें हेमेटेनिक्स की बात की ना, तो इसमें क्या होता है, ये जब हम लेते हैं सप्लीमेंट्स, इंक्रीजेस हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड रिस्टोर्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो ये इन दवाइयों की वजह से हेमोग्लोबिन का जो तादाद है वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, यानी ऑक्सीजन लेके जाने की जो सलाहियत है वो उसके अंदर बढ़ जाती है। आसान ज़बानों में मैं आपको बताऊं कि जब किसी के ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी आ जाए तो उसमें ऑक्सीजन लेके जाने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर जब हम ये दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वो हेमोग्लोबिन को बढ़ा देती हैं। जब हेमोग्लोबिन बढ़ता है उसकी वजह से तो फिर ऑक्सीजन वाली कैपेसिटी आ जाती है, वरना ठीक हो जाता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा होता है फॉलिक एसिड, जिसको हम विटामिन B9 कहते हैं। फॉलिक एसिड जो है ये डीएनए सिंथेसिस में, डीएनए बनाने में
काम करता है। और जब जब सेल डिवाइड होते हैं ना, सेल डिवीजन इन द बोन मेरो के जितने भी सेल्स है जब वो डिवाइड हो रहे होते हैं और रेड ब्लड सेल्स वगैरह बना रहे होते हैं, उसमें काम करता है, ठीक है, फॉलिक एसिड। इसके अलावा ये मेच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स करता है कि जितने हम फॉलिक एसिड ले रहे होंगे, आयरन वगैरह, ठीक है, या इस तरह की चीजें, उसमें भी आयरन होता है बेसिकली, तो वो हमारे रेड ब्लड सेल को मेच्योर करवाता है। अब जिन लोगों में मतलब ये क्या कहते हैं आयरन या फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो उनको एक मसला होता है, उसको कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया यहाँ पे आपको बताया भाई, ये आप देख लीजिएगा जरा कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया ये भी एनीमिया का एक टाइप है जिसको एनीमिया पता है ना, लो रेड ब्लड सेल काउंट होता है, इन विच द बोन मैरो प्रोड्यूसेस अनयूजुअली लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो से जो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो नॉर्मल सेल्स के मुकाबले में काफी बड़े होते हैं और इनमेच्योर होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक। मेगेलो वर्ड का मतलब होता है किसी चीज का साइज में बड़ा होना, ठीक है, तो मेगेलोब्लास्टिक वो सेल्स होते हैं आरबीसीज के जो कि अपने साइज से बड़े होते हैं। अब ये फंक्शन सही से नहीं करते, अपना जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसके अंदर नहीं होती, इसीलिए जो है जो लोग फॉलिक एसिड नहीं लेते तो उनके अंदर ये चीज हो जाती है। तो हम उनको ये दवाइयाँ दे रहे होते हैं फॉलिक एसिड, तो उनसे वो चीज सही हो जाती है, ठीक है। इसी तरह है विटामिन बी 12 जिसको हम सायानोकोबालामीन भी कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी 12 एक्ट्स एज अ कोएंजाइम इन न्यूक्लिक एसिड इन प्रोटीन सिंथेसिस, वही जो पहले हमने बात की, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में बड़ा काम करता है। ये हमारे आरबीसी के मेच्योरेशन के लिए यानी उनके प्रॉपर काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है विटामिन बी 12। और ये हमारी डाइट से आता है, जो भी हम दाल वगैरह, गोश्त और इस तरह के जो चीजें खाते हैं ना, तो उसमें से आता है। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। अब जितने भी डिफिशियंसी लीड्स टू परनिशियस एनीमिया, कुछ लोगों में अगर विटामिन बी 12 की कमी हो तो उनको एक मसला होता है जिसको हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। परनीशियस एनीमिया क्या है? ये भी एक मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है दैट हैपन व्हेन द बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब विटामिन बी 12 प्रॉपर्ली, ठीक है, यानी कि जब बॉडी विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब ना कर पाए, एब्जॉर्ब कहाँ से करेंगी? जो आप खाएंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है। कमी की वजह से खून का एक मसला होता है जिसको हम कहते हैं परनीशियस एनीमिया, ठीक है। तो बेसिकली परनीशियस एनीमिया क्या है? जब आपके बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो और उस कमी की वजह से एनीमिया हो जाए, ठीक है। तो फिर हम उन लोगों को विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स देते हैं और उससे जो है उस चीज की कमी को पूरा करवाते हैं। इसी तरह होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन कोई नॉर्मली मतलब कोई विटामिन या फिर इस तरह की कोई चीज नहीं है, एक हार्मोन होता है बॉडी में जिसको हम शॉर्ट में ईपीओ कहते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन हमारी किडनी से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय द किडनी, दैट स्टिमुलेट द बोन मैरो टू इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। तो ये जब किडनी से प्रोड्यूस होता है तो जाके आरबीसी के ऊपर एक्शन करता है और आरबीसी से जो है रेड ब्लड, आरबीसी नहीं सॉरी, बोन मैरो के ऊपर एक्शन करता है और बोन मैरो से आरबीसी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब मतलब वो बढ़ता है तो हमारे खून के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और नॉर्मल प्रोसेस चल रहा होता है। कुछ लोगों में जब ये प्रोड्यूस नहीं होता एरिथ्रोपोइटिन तो हम क्या करते हैं, सिंथेटिक बनाते हैं, यानी बाहर से हमने बनाया होता है लैब वगैरह में, ठीक है। और ये हम देते हैं जब किसी को क्रॉनिक कोई मसला है किडनी का, उसकी किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही, या फिर अक्सर उनको कोई कैंसर वगैरह होता है, कीमोथेरेपी चल रही होती है, तो उसकी वजह से अक्सर खून के मसले चलते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सिंथेटिक एरिथ्रोपोइटिन देते हैं, यानी बाहर से देते हैं, जिसकी वजह से जो खून का मसला होगा, जो एनीमिया होगा, वो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, चलता है, ठीक है। तो ये जो चार चार पांच चीजें जो हमने पढ़ी, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 और एरिथ्रोपोइटिन, ये जो है हेमेटोनेमिक्स है या हेमेटोनिक्स है, जो कि क्या करते हैं, आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये इंडिकेशंस आपको बताए हुए, इंडिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज आप कब किसी मरीज को दे सकते हो, ठीक है, किस सिचुएशन में आप उसको ये दवाइयां दे सकते हो। सबसे पहले आयरन प्रिपरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करें तो अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो तो उसमें आप देख सकते हो किसी का बहुत ज्यादा हैवी ब्लड लॉस हुआ हो किसी मेंस्ट्रुएशन की वजह से, जिससे फीमेल में होता है, ठीक है, कोई सर्जरी की वजह से या हेमरेज की वजह से जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, यानी किसी का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ हो तो आप उसको ये आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में देते हैं अक्सर, क्योंकि प्रेगनेंसी में नॉर्मल के बजाय ज्यादा जरूरत होती है आयरन की, ठीक है। और लैक्टेशन, लैक्टेशन यानी कि वही जो जब जो मदर्स दूध पिला रही होती हैं बच्चे को, ठीक है, तो उनको भी आयरन की जरूरत ज्यादा होती है। इसके अलावा पुअर डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन, जो लोग
प्रॉपरली आयरन नहीं ले रहे होते, उनकी डाइट का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। जैसे कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं ना, वो गोश्त वगैरह नहीं खाते, वो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, तो उनमें अक्सर ये चीज आती है कि उनमें जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो ये जो मसला होता है, फिर उनमें हम ये आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। दूसरी चीज होती है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, वही बात कि जो आरबीसी का जब साइज बढ़ जाता है तो उसमें हम ये देते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में देते हैं ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जब आप आगे जाओगे सेमेस्टर 5 में पढ़ोगे बच्चों में पीडियाट्रिक्स में, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो वर्टेब्रल कॉलम होता है या जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका एक मसला होता है। उसमें जब मदर जो है प्रॉपर आयरन नहीं ले रही होती या फॉलिक एसिड नहीं ले रही होती, ठीक है, और प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन बच्चों में जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का मसला आता है, मतलब उनका स्पाइनल कॉर्ड सही से बनता नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम फॉलिक एसिड देते हैं ताकि वो प्रॉपरली बच्चे को कोई नुकसान ना हो। इसी तरह मॉल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। मॉल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम मतलब ये होता है कि जब जो आप खा रहे होते हो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता, सेलिएक डिजीज भी कहते हो। सेलिएक डिजीज ये होता है कि आप जो खा रहे हो, जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, ठीक है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, जो लोग बहुत टाइम से अल्कोहल पी रहे होते हैं तो उनके साथ भी ये मसला होता है, तो उनको हम फॉलिक एसिड देते हैं। इसी तरह विटामिन बी 12 की हमने बात की, पर्निशियस एनीमिया का हमने पढ़ लिया कि भाई जिन लोगों को विटामिन बी 12 की कमी की वजह से एनीमिया हो उनमें हम देते हैं, किसी के डाइट में ना हो उनको देते हैं, स्पेशली जो वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। इसी तरह आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी और इंटेस्टाइनल मॉल एब्जॉर्प्शन, किसी को मैदे का मसला हो, उसकी सर्जरी हुई है, किसी को इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स हो, तो उनमें हम ये देते हैं क्योंकि ये वहीं से एब्जॉर्ब होता है। इसी तरह एरिथ्रोपोइटिन, हमने पढ़ा कि ये जो है वो हार्मोन है। अगर कभी कभी कोई ऐसा एनीमिया है, कोई ऐसा मसला है जिसमें मतलब आयरन की कमी है या फिर कह सकते हो आरबीसीज की कमी है लेकिन एनीमिया है, किस वजह से? क्रॉनिक किडनी फेलियर या किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से ना, तो उनमें हम ये देते हैं। कीमोथेरेपी अगर इस किसी को हो रही है बार बार तो उसकी वजह से भी एनीमिया का मसला होता है, उनमें देते हैं। कुछ लोगों को एचआईवी यानी एड्स के मरीज होते हैं और वो कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं, ज़िडोविडिन ना, ये दवाई है, ठीक है, एचआईवी की। तो उस उन लोगों में भी अक्सर एनीमिया का मसला होता है, जिसको हम ये एरिथ्रोपोइटिन का फिर वो ड्रग्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दिए हुए ड्रग्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है किस किस को आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। किस किस को ये ड्रग आप नहीं दे सकते हो, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अच्छा, आयरन का बताया हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस क्या है? इन विच टू मच आयरन बिल्ड्स अप इन द बॉडी, ठीक है। हीमोक्रोमेटोसिस लिखा हुआ है कि जब बॉडी में आयरन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो आप उस सिचुएशन में आयरन मजीद नहीं दे सकते हो, ठीक है। किसी को हेमोलाइटिक एनीमिया है, यानी उसके रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं, खराब है, लेकिन उसमें आयरन की कमी नहीं है, यानी वो मसला आयरन की कमी की वजह से नहीं है, किसी दूसरे प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो वो जो है उसमें भी आप आयरन नहीं दे सकते हो। किसी को पेप्टिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर जो स्टमक का मसला होता है, ठीक है, स्टमक अल्सर जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं, उनको भी आप नहीं दे सकते हो। इसी तरह ये अगर किसी को आयरन से एलर्जी है तो उनको ज़ाहिर नहीं दे सकते हो, ठीक है। फॉलिक एसिड किस किस को नहीं दे सकते? अनडायग्नोज्ड एनीमिया, आपको पता नहीं है कि बंदे को किस तरह का एनीमिया है, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी है, मेगेलोब्लास्टिक है, पर्निशियस है, या फिर दूसरा कोई आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, ठीक है। जब तक पूरा प्रॉपर डायग्नोज नहीं हुआ हो तो आप उसको फॉलिक एसिड नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है, क्योंकि अगर आप उसको दोगे तो ये विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी को रोक लेता है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बंदे को एनीमिया है, आप उसको ये दे रहे हो तो वो थोड़े बहुत के लिए विटामिन बी 12 प्रॉपर हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो आपको सही रीजन पता नहीं चलेगी, ठीक है। इसी तरह हाइपर सेंसिटिविटी वही होती है, अगर किसी को एलर्जी हो तो नहीं दे सकते हो फॉलिक एसिड से। अच्छा, नेक्स्ट विटामिन बी 12 लिवर्स डिजीज क्या होता है? ये एक आंखों का मसला होता है, जिसमें जो ऑप्टिक नर्व होता है जो आंखों में आ रही होती है, ठीक है, वो बेसिकली डैमेज होता है और आंखों का प्रॉब्लम होता है। तो अगर किसी को ये मसला है आंखों का, लेबर्स डिजीज जिसको कहते हैं, तो आप उसको ये नहीं दे सकते और हाइपर सेंसिटिविटी वाले को भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन किसको नहीं दे सकते हो? जिनको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो, जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता हो, प्योर रेड सेल एप्लेजिया, यानी उनके रेड ब्लड सेल्स बनते ही नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, उनको भी नहीं दे सकते हो।
इसी तरह हाइपर सेंसिटिविटी की तो बात की हमने, ठीक है। अब नर्सिंग कंसिडरेशन क्या होगी, यानी आप एज ए नर्स आपका क्या काम होगा। सबसे पहले तो आप असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि हेमोग्लोबिन का लेवल क्या है, हेमाटोक्रिट का लेवल क्या है, आरबीसी क्या है, ठीक है। तो इलाज शुरू करने से पहले आप ये चीजें देखोगे उसके सीबीसी रिपोर्ट में। हेमाटोक्रिट क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर कितने आरबीसी का लेवल पाया जाता है उसको कहते हैं हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यू क्या होगी ये आप मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह असेस डाइटरी इंटेक, आप देखोगे कि भाई उस बंदे की डाइट क्या है, वो क्या ले रहा है, क्या पी रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको ये मसला हुआ है। हिस्ट्री ऑफ ब्लड लॉस, या फिर आप उसको उससे पूछोगे कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही या कहीं बहुत ज्यादा ब्लड लॉस तो नहीं हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से ये मसला हो। इसी तरह आइडेंटिफाई एनी एलर्जीज और पास्ट रिएक्शंस टू हेमाटेनिक्स ड्रग्स, आप देखोगे कि उसको पहले से कोई एलर्जी तो नहीं है किसी ड्रग से, या फिर इसी तरह पहले जब वो कोई ड्रग ले रहा था इस तरह का तो उसको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ था। ये आपकी एज अ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आप इस तरह की दवाइयाँ किसी मरीज को दे रहे होते हैं तो इससे पहले आप ये सारी चीजें मालूम करेंगे, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस क्या है, यानी देने का किसी भी दवाई या मेडिकेशन देने का तरीका कार क्या होता है। ओरल आयरन, अगर आप ओरली देते हो आयरन ना, तो आप खाने के गिव 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर मील, खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद आप दोगे ताकि वो सही से एब्जॉर्ब हो, खाने के साथ मिक्स ना हो, ठीक है, ये चीज। फिर इसके अलावा आप ये विटामिन सी के साथ दे, विटामिन सी जैसे कड़वी चीजें होती है ना, लाइक लेमन जूस, ऑरेंज, ठीक है, इस तरह की चीजें, तो उनके साथ आप ये मिक्स करके दे सकते हो, उससे इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। इसी तरह ये आप मिल्क टी या फिर एंटासिड्स, एंटासिड वो दवाइयाँ होती हैं जो आप मैदे की जलन और तेजाबियत को कम करने के लिए देते हो ना, तो उनके साथ मिलके ये नहीं दे सकते हो, या चाय और दूध के साथ भी मिलके नहीं दे सकते हो, उसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होती, ठीक है। इसी तरह अगर हम ओरली दे रहे हैं आयन, तो आप जरूरी बात, या अगर फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड है ना, तो अच्छी बात ये होगी कि आप उसको क्या करें, मतलब स्ट्रॉ के जरिए पिलाएं या दें, ठीक है, क्योंकि इससे दांतों के ऊपर जो है दाग पड़ जाते हैं, तो कि अच्छा नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर आयरन जो है आप पैरेंटल दे रहे हो, यानी कि मुंह से नहीं दे रहे हो, ठीक है, कोई मसल वगैरह मस्कुलर दे रहे हो, तो जेड ट्रिक मेथड एक मेथड होता है, ठीक है, जिसमें आप मसल्स के जरिए यूज करते हो, उसके जरिए आप दे सकते हो ताकि स्किन के ऊपर जो है वो कोई दाग धब्बे ना आए, आयरन खतरनाक होता है, ठीक है। इसी तरह टेस्ट डोज, मतलब पूरा इंजेक्शन देने से पहले आप टेस्ट डोज देते हो ताकि पता चले कि बंदा कोई एलर्जिक तो नहीं है। अच्छा, अगर आप फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड जो है वो आप विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं, ठीक है, मतलब जिनको ओरली लेने में मसला होता है या ओरली वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है, या ओरल विटामिन बी 12 या फॉलिक एसिड से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप क्या दोगे, इंट्रामस्कुलर दोगे, ठीक है, क्योंकि वो ओरल वाले रास्ते से तो फिर जाएगा नहीं, ठीक है। कंबाइन फॉलिक एसिड एंड बी 12 थेरेपी कॉशियसली टू अवॉइड मास्किंग डेफिशिएंसीज, और जब आप ये दोनों एक साथ देते हो तो फिर उसमें ज्यादातर एहतियात करनी पड़ती है, वो जो पहले हमने बात की कि जब आप ये दोगे तो अगर आपको अनडायग्नोज इनीमिया में देते हो, आपको पता ही नहीं है कि इनीमिया किस तरह का है, तो उसके पहले आप ये नहीं दे सकते हो, ठीक है। देंगे भी तो बहुत ज्यादा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। इसी तरह एरिथ्रोपोइटिन जो होता है, वो जो हमने बात की कि हार्मोन होता है, तो ये आप सबकुटेनियसली देते हैं, यानी कि स्किन के नीचे से देते हैं, ठीक है, वो मस्कुलर इंट्रामस्कुलर नहीं है, या फिर इंट्रावेनस आईवी के थ्रू देते हो, ठीक है। इसके लिए भी आपको पहले ब्लड प्रेशर और हेमाटोक्रिट को मैनेज करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर डू नॉट शेक वाइल, जिस चीज में वो हार्मोन होता है ना, वो दवाई, वो आप शेक नहीं करोगे और इसको रेफ्रिजरेटेड रखोगे, मतलब फ्रीज में रखोगे ताकि वो खराब ना हो। अच्छा, मॉनिटरिंग क्या होगी, यानी जब आपने उसको दे दिया तो फिर आप मरीज में क्या क्या चीजें मॉनिटर करोगे, देखोगे। सबसे पहले वो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि उसकी एनर्जी आ रही है, उसका जो मसला है वो कम हो रहा है, उसका कलर ठीक हो रहा है, ठीक है। इसी तरह एडवर्स इफेक्ट, अगर कोई नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रहा हो तो वो आपने देखना है, हाइपरटेंशन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा लेबोरेटरी वैल्यू जैसे उसके सीबीसी वगैरह आते हैं तो वो आपने देखने हैं। पेशेंट एजुकेशन में आप क्या करते हो, देखते हैं कि मरीज को जो है आपने एजुकेट करना है कि भाई आपने आयरन रिच चीजें खानी है, जिसमें जो मीट आता है, लिवर है,
स्पाइनेच है, ठीक है, और बीन्स, जितने भी मतलब ऐसी चीजें हैं जिसमें आयरन ज्यादा हो। इसके अलावा आप उसको बताओगे कि भाई जब आप आयरन वाली दवाइयाँ ज्यादा लेते हैं तो इन्फॉर्म अबाउट पॉसिबल डार्क स्टूल। तो स्टूल यानी फीसेस का जो कलर होता है वो डार्क हो सकता है, नॉर्मल के बजाय वो ज्यादा डार्क हो जाता है। लेकिन ये कोई खतरे का वो खतरे की बात नहीं है, क्योंकि आयरन की दवाइयाँ लेने की वजह से ऐसा होता है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग द फुल कोर्स ऑफ मेडिकेशन। आप उसको ये भी बताओगे कि आपने ये दवाई पूरी खत्म करनी है, लेनी है जो आपका कोर्स है। अगर आप इसको बीच में छोड़ दोगे तो आपका मसला खत्म नहीं होगा, तो इसके इम्पोर्टेंस पर आपने ज्यादा जोर देना है। एडवाइस प्रेग्नेंट वुमेन टू टेक फॉलिक एसिड। वही बात, अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, तो आपने उसको बताना है कि भाई फॉलिक एसिड आपने टाइम पे लेना है, नहीं लोगे तो बच्चे में जो है वो पैदाइशी तौर पर बड़े मसले पैदा हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट होता है जिसको हम साइड इफेक्ट्स भी कह सकते हैं, यानी किसी बीमारी या किसी दवाई के अच्छे असरात भी होते हैं लेकिन गलत असरात भी होते हैं, ठीक है। वो क्या है? आयरन की वजह से कॉन्स्टिपेशन, नोजिया हो सकता है, मेटालिक टेस्ट हो सकते हैं, यानी आपको ऐसे लगेगा कि टेस्ट आपका अलग हो जाता है, ठीक है, जैसे आप कोई लोहा वगैरह आपके मुंह में आया हो, ऐसा आपको लगेगा। ब्लैक स्टूल होगा, लोकल पेन, जहाँ पे आपने वो लगाया हो ना आईएम के जरिए, वहां पे आपको दर्द होगा। तो ये जो है उसके एडवर्स इफेक्ट। फॉलिक एसिड के क्या होता है, बहुत कम इफेक्ट होते हैं इसके, लेकिन अगर हो जाए तो एलर्जिक रिएक्शन या फिर स्किन के ऊपर रेशेज आ सकते हैं। विटामिन बी 12 के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि जहाँ पे लगाया है वहां पे दर्द हो सकता है, थोड़ा बहुत डायरिया हो सकता है, और इचिंग हो सकती है। इचिंग आपको पता है जो खारिश वगैरह होती है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन की वजह से क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन, हेडेक, जॉइंट पेन, क्लॉट का रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके एडवर्स इफेक्ट्स है। एडवर्स इफेक्ट्स पूछे जाते हैं बाय द वे पेपर में, ठीक है, तो ये भूलना नहीं। ओके, समरी की बात करें तो समरी इसमें क्या है कि भाई वो जो हमने पढ़ा कि आयरन जो है हेमोग्लोबिन बनाता है, और इसका अगर कम हो तो मतलब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। आपने ये जो है हेमोक्रोमेटोसिस में नहीं देना है। जिन लोगों में जो है वो आयरन ऑलरेडी ज्यादा हो या फिर किसी को अल्सर हो तो इसमें आपने नहीं देना है, ठीक है। और ये आप विटामिन सी और के साथ मिलकर देंगे, चाय या दूध के साथ नहीं देंगे, ठीक है। ओके, फॉलिक एसिड की बात करें तो ये डीएनए सिंथेसिस करवाता है। ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या प्रेगनेंसी में देते हैं, जिन लोगों के आरबीसी का साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। किस में नहीं देते? B12 डिफिशियंसी में नहीं देते, ठीक है। इसके अलावा इनकरेज फॉलेट रिच डाइट, और उन मरीज को आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको फॉलिक एसिड वाली चीजें बताएं कि ये खाएं। विटामिन B12 जो है आरबीसी मेच्योरेशन करवाता है, मेच्योर करवाता है। ये पर्निशियस एनीमिया में देते हैं, जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी हो उसमें देते हैं, ठीक है। किसमें नहीं देते? लेबर डिजीज में, जो आंखों का मसला है, ठीक है। आईएम जो है अगर वो मुंह से नहीं ले पा रहा तो आप उसको आईएम दे सकते हो, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन जो है ये स्टिमुलेट करता है बोन मेरो को, और उससे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को, ठीक है। ये किस कंडीशन में देते हैं? जब रेनल मसला हो या कीमोथेरेपी की वजह से जो है वो खून का मसला हो, ठीक है, तो उसमें हम एरिथ्रोपोइटिन देते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है, मतलब ये अगर किसी को हाइपरटेंशन हो तो आप उसको एरिथ्रोपोइटिन नहीं दे सकते हो। अच्छा, फिर जिसको आप एरिथ्रोपोइटिन दोगे तो उसका एचबी लेवल, ब्लड प्रेशर वगैरह आप मॉनिटर करते रहोगे, चेक करते रहोगे। सो एट्स समरी, ये हमने उस ड्रग्स की एक कैटेगरी पढ़ी, ठीक है। लास्ट में इसके कुछ क्विजेस है, ये आप देख लें, इसके सवाल है आपके पास, ठीक है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दें तो मैं चेक करूंगा कि आपको चीज कितनी समझ आई है, ठीक है। ट्रू फॉल्स का आपने मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, दैट विल बी एंटी कोगुलेंट ड्रग्स, जिसके हम अलग अलग कैटेगरी जैसे इसके हमने पढ़े तो वो डिस्कस करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेमाटोलॉजिकल ड्रग्स। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।